हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का, वो भी हम आपको एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको और भी इसी तरह सा वीडियो देखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ का भी बना हुआ है, साइंस का भी बना हुआ है और सोशल साइंस का बना हुआ है। आप जाकर प्लेलिस्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाया है। चलिए आज देखते हैं सामाजिक विज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन है। जो ये भी सब भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो देखिए राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं तो इसको हम किस तरह से याद करेंगे, लिखेंगे। देखिए राष्ट्रवाद बोल रहा है किसी राष्ट्र का सामूहिक पहचान है। पहला बात है, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोला है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है जो लोगों को एक समूह, एक ग्रुप बना के इतिहास हो गया, परंपरा हो गया, भाषा हो गया, जातीयता हो गया और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिए। निरंकुशवाद क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसी शासन व्यवस्था, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसी शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। देखिए ये भी एकदम इम्पोर्टेंट है, ऐसा शासन व्यवस्था या ऐसा सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार है। मतलब ऐसा सरकार या ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर कोई भी कंट्रोल ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निरंकुशवाद बोलते हैं। यहाँ तक तो आपको अच्छा से समझ में आ गया। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है कल्पना दर्श, जिसको हम लोग यूटोपिया क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। देखते हैं ऐसी समाज या एक ऐसा समाज की कल्पना करना, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है, इतना अच्छा है, जिसका साकार होना लगभग असंभव है। अब ऐसा समाज कभी हो सकता है जिसमें जाति भेदभाव ना हो, लेकिन हम उसको क्या सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोल रहे ऐसा समाज का कल्पना करना जो वास्तविकता में नहीं होता, इतना आदर्श नहीं है, उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्पना दर्श बोलते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखें, बोल रहा फ्रेडरिक सरियू कौन था, चलिए देखते हैं। तो बोल रहा फ्रेडरिक सरियू एक क्या था, फ्रांसीसी चित्रकार था। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, फ्रेडरिक सरियू कौन था, एक फ्रांसीसी चित्रकार था। तो आपको याद रखिएगा, ये लाइन ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। फ्रेडरिक सरियू कौन था, तो याद रखिए क्या बोलिएगा, फ्रांसीसी चित्रकार था। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट लाइन है जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों को एक श्रृंखला बनाई, जिसमें से अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से अपने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया फ्रेडरिक सरियू। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्र क्या है। तो बोल रहा है फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रीय समान नस्ल होना चाहिए। देखिए बोल रहा है क्या बोला, समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे समय त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्र की एक बड़ी व्यापक एकता होती है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं। देखिए जनमत संग्रह क्या है, चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बोल रहा है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को एक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए जो पूछा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जनमत संग्रह बोलते हैं। अब देखिए रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा राजनीतिक दर्शन, बोल रहा है ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है, उन्हें पुराना रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव की जगह क्रमिक धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूढ़िवाद बोलते हैं। ठीक है ना। आगे देखते हैं, बोल रहा है क्या क्वेश्चन है, उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो उदारवाद शब्द जो है लातिन भाषा के मूल लीबर पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। देखिए
लीबर का जो अर्थ होता है ना, मतलब उदारवाद का अर्थ हम समझ लीजिए तो क्या होता है, आज़ाद होता है। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी, हम लोग के लिए आज़ादी और कानून के समझ, सबकी बराबरी, कानून में जो है ना सबको बराबर हिस्सा मिले, सबको बराबरी मिले। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो, सबका सहमति होना चाहिए। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने थी? तो याद रखिएगा सन 1850 में रूस, ब्रिटेन, प्रुसिया तथा ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हराया था। कब हराया था जी? तो वाटरलू के युद्ध में हराया था। तब इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले और इस सम्मेलन को मेजबानी ऑस्ट्रिया के सम्मेलन, जिसको चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि के किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है उसी को हम लोग रूपक बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। नृजातीय से आप क्या समझते हैं? तो ऐसा साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसका कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। आगे देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था। लीजिए इंपॉर्टेंट लाइन आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट का था फ्रांस का, कहाँ का था? फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस के अनेक विजय प्राप्त हुआ। बाद में सन 1804 में फ्रांस का एक सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। तो मोस्ट 10-12 क्वेश्चन लगभग हम लोग डिस्कस कर लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आप अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, अब प्लस सब्जेक्टिव बता रहे हैं। यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो इसी में आपको मिलेगा। 2022 का अपलोड हो चुका है, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड हो रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। देखिए आज ही हम वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैथ का 5 नंबर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा आएगा। यदि वो वीडियो आप देख रहे हैं तो 20 नंबर आपको ईजिली आराम से आप उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और लोगों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।